चलिए अब बात करते हैं हमारी माइकल पोर्टर्स की नेक्स्ट जेनरिक स्ट्रेटजीज, विच इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। जेनरिक स्ट्रेटजीज, इट इज गिवन बाय द पर्सन माइकल पोर्टर। तो इतना तो आपको समझ में आता है किसने दी है स्ट्रेटजीज, माइकल पोर्टर ने दी है। कौन सी टाइप की स्ट्रेटजीज है ये बेटा, ये है जेनरिक स्ट्रेटजीज। जेनरिक का मतलब क्या होता है, जेनरिक का मतलब होता है जनरल, मतलब इट कैन बी एप्लीकेबल टू एनीवन, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ भी है, देखेंगे पढ़ेंगे। दीज स्ट्रेटजीज हैव बीन टर्म्ड एज जेनरिक बिकॉज they can be pursued by any type of the organization. So why they are termed as a generic? Because they can be used on the general basis by any kind of organization, छोटी हो या बड़ी हो, मोटी हो या पतली हो, कोई भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर सकती है। इन्होंने बोला कि ये स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके you can gain the competitive advantage। एंड ये स्ट्रेटजी को आप अगर लगाना चाहें तो आपके पास तीन तरीके हैं, मतलब तीन टाइप हैं। ये तीन टाइप हैं, कौन कौन से, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन की। जब हम बात करते हैं ना बेटा जेनरिक स्ट्रेटजीज की, तो माइकल पोर्टर ने हमको बोला कि अगर आप एज अ जनरल बात करते हो स्ट्रेटजी लगाने की, तो आपके पास में तीन तरीके हैं। हमने कहा कौन कौन से, कहते या तो आप कॉस्ट लीडरशिप लगा लो, या डिफरेंशिएशन लगा लो, या फोकस डिफरेंशिएशन या फोकस लगा लो। हमने कहा ठीक है, पहले आप हमें मतलब तो समझाओ इनका, तभी तो हम लगा पाएंगे। चलिए फिर मतलब समझते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट लीडरशिप। सबसे पहला है कॉस्ट लीडरशिप। ये क्या कहता है, ये कहता है कि हम जो है मार्केट में क्या करना चाहते हैं, लीडरशिप रखना चाहते हैं। मार्केट में लीडरशिप मतलब हम ही हम, बाकी सब कम। और लीडरशिप किसके बेसिस पे रखना चाहते हैं, कॉस्ट के बेसिस पे रखना चाहते हैं कि हम जो है ऐसी कॉस्ट पे सामान बेचे हैं जिससे कि सारे ग्राहक हमारे पास आ जाएं और हम जो है उस मार्केट के लीडर बन जाएं। बात समझ आई। अब बताओ, अगर आपको कॉस्ट के बेसिस पे लीडरशिप बनना है, आपको लीडर बनना है, तो आपको माल सस्ते पे बेचना है कि महंगे पे? ऑफ कोर्स मैम, कस्टमर तो सस्ते पे माल खरीदता है ना। तो इन दिस स्ट्रेटजी हम क्या करते हैं, कस्टमर को कम प्राइस पे गुड्स देते हैं। और जब हम कम प्राइस पे देते हैं तो यार हम सबकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते ना। सो वी प्रोड्यूस द स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, मतलब सबके लिए एक समान प्रोडक्ट। आपने कभी बचपन में सुना होगा अपने मम्मी पापा के मुंह से कि हम तो ना एक थान का कपड़ा ले आते थे, तो थान ले आते थे और उस थान के अंदर से ना सारे बहनों के, पांचों की पांचों बहनों या पांचों के पांचों भाइयों का ना कपड़ा सिल जाया करता था, है ना, कपड़े सिल जाया करते थे। तो व्हाट वाज दैट, दैट वाज अ कॉस्ट कटिंग, कि आप एक बार थान ले आए एंड आपने उसी में सबका ही क्या कर दिया, बनवा दिया। सिमिलरली जो कंपनीज को माल सस्ते में बेचना है तो उनको कैसे प्रोडक्ट जो है लाने पड़ेंगे, स्टैंडर्डाइज, मतलब हम किसी के लिए स्पेशल कुछ यूनिक फीचर नहीं रखेंगे, हम एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो है वो क्या करेंगे, बनाएंगे और बेचेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को बेचेंगे और एट अ वेरी लो प्राइस। और साथ ही में हम किसको जो है टारगेट करेंगे, विल बी टारगेटिंग द प्राइस सेंसिटिव बायर्स। ये कौन से तरीके के बायर होते हैं बेटा, ये वो बायर हैं जो आपके ना मेरे, किसके, सिर्फ पैसों के। जैसे मान लो कि मैं आज सस्ते में पढ़ा रही हूँ तो ये आज मेरे पास आएंगे, और कल किसी और ने अपना प्राइस गिरा दिया तो उसके पास चले जाएंगे। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन क्वालिटी, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग। कस्टमर को ना सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है, पैसा दिखता है। ओके, सो इसको बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना हम कहते हैं कि हमारे पास मार्केट में ना ऐसे भी लोग हैं जो कि ये क्या कहते हैं कि अगर आप माल को 100 रुपए पे बेच रहे हो, जो कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, अगर ये जो पैसे है ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के प्राइस है, ठीक है, तो आप मुझसे 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो। मैंने बोला क्या ले लो, प्रीमियम ले लो, बट मेरे को मेरी ख्वाहिशें यूनिक प्रोडक्ट बना के दो। जैसे मान लो मैं गई, मैंने कहा टेलर आप सबके साथ ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, बट मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए यूनिक बनाए, ऐसा करके पाइपिंग लगाएं, ऐसे एम्ब्रॉयडरी डाल दे, ऐसा गला कर दे। तो कहते हैं मैडम जितने आपके चोचले बढ़ते जाएंगे उतने मैं पैसे बढ़ाता चला जाऊंगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कस्टमर को यूनिक प्रोडक्ट देते हैं, उसकी ख्वाहिशों को पूरी करते हैं, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। ठीक है, और क्योंकि कस्टमर अपनी ख्वाहिशें पूरा करना चाहते हैं तो क्या पे करता है, एक प्रीमियम प्राइस पे करता है। क्या पे करता है, एक प्रीमियम प्राइस पे करता है। और इसको लिख लीजिए यहाँ पर, प्रीमियम प्राइस।
प्रीमियम प्राइस, यहाँ पर लिख लीजिए, पे करता है। और यहाँ पर हम इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारे कस्टमर होते हैं वो प्राइस सेंसिटिव नहीं होते। वो कस्टमर कैसे होते हैं? प्राइस इनसेंसिटिव होते हैं, कि आप उनसे प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पैसे देते हैं। बात समझ आई? इसको बोलते हैं प्राइस सेंसिटिव बायर्स को, प्राइस इनसेंसिटिव बायर्स को टारगेट करना। बट मैं यहीं पर आपको ना एक वर्ड जो है यहाँ पर आपको ऐड करवा रही हूँ। यहाँ पर इनसेंसिटिव बायर से पहले एक वर्ड ऐड कर दीजिए प्रीफिक्स में, रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव, है ना, रिलेटिवली इनसेंसिटिव बायर्स। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हाँ, माना कि ये कस्टमर जो है 10 रुपए एक्स्ट्रा देके अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाह रहे हैं, बट अगर मैं इनसे बोलूं कि आपको जो है मैं 1000 रुपए चार्ज करूंगी, भाई भाग लेगा कस्टमर यहाँ से, क्या शक्ल देखिए अपनी, 1000 रुपए, 100 रुपए, चलो 110 दे दिया, 1000 रुपए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम बायर से कुछ भी पैसा लेंगे, है ना। तो वी कैन से दैट कि इनसेंसिटिविटी तो है, बट इतनी भी इनसेंसिटिविटी नहीं है कि तुम कितना भी चार्ज कर लो। तो हम कहते हैं कि हाँ, अगर मैं कॉस्ट लीडरशिप की बात करूं और अगर मैं अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, तो डिफरेंशिएशन के जो कस्टमर होते हैं ना, वो रिलेटिवली कैसे होते हैं? प्राइस इनसेंसिटिव होते हैं। रिलेटिव का मतलब जब मैं उनको कंपेयर करती हूं किन लोगों से जो कि सस्ते पे ही जाते हैं बस, तो उनके कंपैरिजन में ये थोड़े से पैसे खर्च करके अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने वालों में से हैं। तो उसको मैं क्या बोलती हूँ? ये कैसे हैं? रिलेटिवली कैसे हैं? रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव बायर्स। बात समझ आया? वो क्या है? सेंसिटिव बायर्स है, बिल्कुल। जैसी प्राइस 1 रुपए भी इंक्रीज किया ना, भग लेंगे वहां से। बट ये कैसे है? कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देने को तैयार हैं, बट हम इनको इनसेंसिटिव नहीं बोल सकते। हमें इनको क्या बोलना पड़ेगा? रिलेटिवली इनसेंसिटिव। मतलब कि इनके कंपैरिजन में ये क्या है? इनसेंसिटिव है, कि ये भगेंगे नहीं, ये अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वहीं पर टिके रहेंगे। बात समझ में आई? चलिए, जब मैं बात करती हूँ ना बेटा कॉस्ट लीडरशिप की, और जब मैं बात करती हूँ बेटा जी डिफरेंशिएशन की, जब मैं बात करती हूँ कॉस्ट लीडरशिप की और जब मैं बात करती हूँ बेटा जी डिफरेंशिएशन की, तो इन दोनों में एक बात कॉमन है कि ये दोनों जो है ना, ये बात करते हैं मार्केट एज अ लार्ज, ये लार्जर सोसाइटी की बात करते हैं। इनका कवरेज कैसा है? लार्ज कवरेज है। बट जब मैं बात करती हूँ फोकस स्ट्रेटेजी की, सो एज अ नेम सजेस्ट, it focuses on a particular group of people। जैसे कि एग्जाम्पल, अब हम तुम तो नॉर्मल पानी की बात करते हैं, बिस्लरी की, एक्वाफिना की बात करते हैं, बट विराट कोहली का पानी तो अलग ही है ना। हम तुम तो मारुति और होंडा की बात करते हैं, बट अनुष्का, शाहरुख खान की गाड़ी तो BMW से नीचे जाती ही नहीं है ना। तो इनका तो मार्केट एरिया ही अलग है, इनका तो लेवल ही अलग है। दे कैन नॉट कम अंडर दी नॉर्मल ब्रॉडर मार्केट। तो जब मैं बात करती हूँ ना बेटा मार्केट की, तो यहाँ पे बोलती हूँ कि यहाँ पर कौन सा मार्केट है? यहाँ पर है ब्रॉडर मार्केट। याद रखेंगे ब्रॉडर मार्केट, और यहाँ पे याद रखेंगे नैरो मार्केट। नैरो की और एक अच्छी टर्मिनोलॉजी बता, नीश मार्केट। क्या होती है? नीश मार्केट। हम पढ़ेंगे आगे इसको। तो उसने क्या बोला? फोकस स्ट्रेटेजी में इट फुलफिल्स द नीड ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। तो जब हम छोटे ग्रुप की नीड्स को फुलफिल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फोकस स्ट्रेटेजी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि नवंबर 2020 में एक क्वेश्चन आया था इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर, एंड आई वाज द फैकल्टी जिसने की सही स्ट्रेटेजी चुन के बताया था कि फोकस स्ट्रेटेजी लगेगी, और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इसका आंसर सही नहीं दे पाए थे। मैं फैकल्टीज की बात करूँ तो फैकल्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर सही नहीं आया था। बहुत नामी फैकल्टी से उनका आंसर सही नहीं आया था, बट मेरा आंसर बिल्कुल सही था, बिकॉज वी डिपेंड ऑन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हम किस पे फोकस करते हैं? हम फोकस करते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। तो हमारे स्टूडेंट्स ने तो बिल्कुल सही जवाब लिखा था विदाउट एनी सेकेंड थॉट। So you should, you should be happy and you should be proud that you are now taking classes from me, and it is giving you the conceptual clarity as well as the briefing about your content, and that too totally ICAI based. Of course बेटा एग्जामिनेशन जो होते हैं वो ICAI के होते हैं, तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। Now we are going to talk about the cost leadership strategies। हाँ जी, सो अब हमें पढ़ना है cost leadership strategies के बारे में।
मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या होता है. आई कवर्ड दैट इन द मीनिंग इटसेल्फ एंड उसी मीनिंग को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं. I told you about the cost leadership strategy, that in this strategy we actually produce the standardized products and we sell it at a very low cost per unit, targeting the price sensitive buyers. Right? चलिए, सेम चीज है यहाँ पर भी. You can see the previous video if you're not clear with this point. This has been taken from here. ये जो आपका ये वाला पॉइंट है, यहाँ से मैंने आपका टेकअप किया है. आप जो है वीडियो को जाके देखिए एक बारी. चलिए, तो अब बात करते हैं अबाउट द सेकंड पॉइंट. कहता है कि जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है ना, ये कब मोर इफेक्टिव होती है. कि आपने तो मन बना लिया कि आपको जो सस्ते पे माल बेचना है, ठीक है, बट आपको क्या लगता है कि मार्केट में ये कब जो है इफेक्टिव मानी जाएगी. वो कहता है कि मार्केट में तब इफेक्टिव मानी जाएगी जब मार्केट में प्राइस सेंसिटिव बायर होंगे. अब जब मार्केट में ऐसे लोग ही नहीं है, ठीक है, तो आप सस्ते बेच के क्या करोगे. Isn't it? फर्दर, अगर बायर डू नॉट केयर मच अबाउट वन ब्रांड, तभी आप इसको जो है सक्सेस कर सकते हैं. मतलब क्या है कि बायर्स के मन में मान लो ये है कि उनको फलाना ब्रांड का ही सामान लेना है. एग्जाम्पल, पानी बिस्लरी का ही पीना है. आप कुछ भी कर लो तो बिस्लरी का ही पानी पियेंगे, राइट. अगर उनको क्लासेस फलाना जगह से लेनी है क्योंकि वो ब्रांड के बारे में फोकस करते हैं, तो वो वहीं पर जाएंगे. फिर वो प्राइस को देखते ही नहीं है भाई, उनको तो ब्रांड से मतलब होता है ना. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसे कस्टमर्स जो कि जिनको कि ब्रांड से मतलब होता है, अगर ऐसे कस्टमर्स मार्केट में हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है. ओके, चलिए अब बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट थिंग. दिस स्ट्रेटजी इंक्लूड्स, मतलब कि अगर आपको सेलिंग प्राइस जो है कम रखना है, सेलिंग प्राइस जो है वो कम रखना है, सो इट ऑलवेज मीन कि आपको अपना कॉस्ट प्राइस भी क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा. एंड ये जो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट है आप किस में निकालते हो, कॉस्ट शीट के अंदर निकालते हो. वहां पर क्या निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकलता है, राइट. तो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट जो निकलता है उसको हमें मिनिमल से मिनिमल रखना है. इसीलिए हमारे को अपने खर्चे भी कम से कम रखने पड़ेंगे. उसी के रिलेशन में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है. जैसे कि पहला पॉइंट, लो ओवरहेड्स. आपको पता है, आपने कॉस्टिंग में पढ़ रखा है कि आपको ओवरहेड्स की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ये सब पॉइंट भी आप लिख सकते हो. उनकी कॉस्ट क्या रखनी पड़ेगी, मिनिमाइज रखनी पड़ेगी, लो रखना पड़ेगा. चीजों को कम से कम वेस्ट करना होगा. आपको देखना पड़ेगा कि आप वेस्टेज न के बराबर करें. नेक्स्ट इज वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल. ये वाला टॉपिक समझो जरा, ये वाला पॉइंट क्या कहता है. जैसे एक बात मुझे बताओ, एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है. ये टीचर जो है ये क्लास में वन टीचर पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाने होते हैं, लेट सपोज 10, ठीक है. ऑन द कॉन्ट्ररी आपको पढ़ाने होते हैं 50. कितने, 50. अब आप मुझे सोच के बताओ, यहाँ पर 10 जनों के ऊपर एक टीचर है और यहाँ पे 50 जनों के ऊपर एक टीचर है. यहाँ पर 50 बच्चों की फीस आई और एक ही टीचर का खर्चा हुआ है ना. मान लो इफ वी आर पेइंग टू द टीचर लेट सपोज 5,000 रुपीज, तो ये जो टीचर है उसको 5,000 रुपए मिल रहे हैं. अगर इसको 10 बच्चे पढ़ाने के 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो जो दे रहा है वो क्या सोचेगा कि मुझे रेवेन्यू कलेक्शन कितनी हुई, 10 बच्चों की फीस. मान लो एक बच्चे से वो 1,000 रुपए कलेक्ट करता है, तो 10,000 रुपए वो कलेक्ट करेगा और फैकल्टी को कितने देगा, 5,000 रुपए देगा. तो कितने बचेंगे उसके पास, 5,000 रुपए. मैं भी बाकी कोई खर्चा नहीं ले रही हूँ, ठीक है. बट ऑन दी कॉन्ट्रेरी, जब उसी क्लास से 50 बच्चे होंगे तो उसे कितने रुपए इकट्ठे होंगे, 50,000 रुपए. और उसको टीचर को कितना देना है, सिर्फ मात्र 5,000 रुपए. तो उसको कितना मुनाफा हो गया, 45,000 रुपए. तो इसको हम कहते हैं वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल. मतलब एक जो आपके लोग हैं उसके ऊपर सरदार बिठाना, एक स्पैन ऑफ कंट्रोल देना. उसको आप जितना वाइड रखोगे, आप जितने ज्यादा बच्चे इकट्ठे कर लोगे और जितने सरदार, आप जितने इंस्पेक्टर उनके ऊपर कम लगाओगे, जितने मैनेजर्स आप कम अपॉइंट करोगे, उतना आप पैसा को क्या करोगे, घटा के चलोगे. बात समझ आई? आई थिंक सो दिस इज क्लियर. ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाने से पहले एक सेकंड मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेती हूँ. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव बजट कंट्रोल. यू नो दैट आप जब भी प्रोडक्शन करते हैं तब हमेशा बजट्स बनाते हैं. तो अगर आप अपने बजट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे और बजट को अच्छे से फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि आपने जो सोचा था वही आपने पाया. तो यू कैन अचीव द गुड अमाउंट ऑफ द गुड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी.
चलिए अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। हमने बोला कि कॉस्ट लीडरशिप में जो है हम सस्ते पे माल बेचते हैं, सस्ते पे माल बेचते हैं, हमें उसका प्रोसीजर तो बता दो कैसे करना है। तो सबसे पहला पॉइंट उसने बोला फॉरकास्ट दी डिमांड। कहता है डिमांड को फॉरकास्ट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, पहले ही बता दूं, ठीक है। तो कहता है कि फॉरकास्ट दी डिमांड, पहले ही देख लो कि इंडस्ट्री में किस चीज की डिमांड चल रही है, क्योंकि मान लो आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जिसकी डिमांड ही नहीं है इंडस्ट्री में, तो बिकेगा कैसे। तो सबसे पहले क्या करो, फोरकास्ट दी डिमांड, डिमांड फोरकास्ट कर ली। अब उसके बाद देखो इजी इजी पॉइंट है सारे। रिसोर्सेस को क्या करो, ऑप्टिमम यूज करो। ऑप्टिमम का क्या मतलब होता है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को क्या करो, अचीव करो। ये सारा चीजें किस में कवर होती है, इकोनॉमिक्स में कवर होती है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि जब हम लार्जर लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ रखा है। तो उसने बोला कि ज्यादा मात्रा में बेसिकली आप प्रोडक्शन करो ताकि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा सको। फिर प्रोडक्ट कैसा बेचो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, किसी की ख्वाहिशें पूरी करने की जरूरत नहीं है। और फर्दर उसने बोला टेक्नोलॉजी कैसी रखो, एडवांस, क्योंकि आप एडवांस टेक्नोलॉजी रखोगे तो कॉस्टिंग आपकी कम आती है ना। अब जैसे मैं आप एसी लेने के लिए जाऊंगी, पुराना एसी कितना बिल बिठाता है ना, नया एसी जो होता है वो आजकल इतने अच्छे बढ़िया एसी आ रहे हैं जो कि आपके बिल को कम करते हैं, है ना। वो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपका एसी का बिल कम आता है। तो उसने बोला कि अगर आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी अपनानी है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसको बहुत अच्छे से करेंगे और इवन आई विल से कि आप इसको एक बार ICAI मैट से भी कवर कर लीजिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिस्क की, कि अगर मान लो मैंने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी लगा ली तो मेरे को क्या क्या रिस्क है। सबसे पहला रिस्क है इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करने का। अब मान लो कि ये बायर है, सॉरी ये सेलर है, ये सेलर है, ये सेलर है, ये सेलर है, ये सारे क्या बेटा सेलर्स है। ये सारे सेलर्स जो हैं इनमें से एक सेलर ने क्या अपनाई, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी अपनाई। उसके बाद क्या हुआ, बगल वाले ने देखा अच्छा ये सस्ते पे बेच रहा है, मैं भी सस्ते पे बेच के ज्यादा कस्टमर कमा लेता हूँ। फिर ये इसने इसको देखा, इसने कहा अच्छा बगल वाला सस्ते पे दे रहा है, मेरा कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं आ रहा, मैं भी कर लेता हूँ। तो क्या है कि अगर लोग आपकी स्ट्रेटजी को इमिटेट कर लेंगे, दैट मीन्स कॉपी कर लेंगे, तो फिर आपका तो मतलब इसेंस ही खत्म हो गया इस स्ट्रेटजी को करने का, क्योंकि अब वो सारे में ही सस्ते पे बिकेगा, है ना, मामला ही खत्म। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट रिस्क इज बायर्स में शिफ्ट टू डिफरेंशिएटिंग फीचर्स, है ना। अब जैसे मैं बात करती हूँ, नॉर्मल हम रिकॉर्डेड पेन ड्राइव दे देते हैं, क्लासेस दे देते हैं, तो ये क्या स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। बट अगर मान लो मैं डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट की बात करूँ, बच्चे ने बोला कि नहीं मैम मेरे को तो ना आपका PMP प्रोग्राम भी चाहिए, मैम मेरे को ना आपकी टेस्ट सीरीज भी चाहिए, मेरे को मतलब यूनिक का पैकेज बना के दे दो कि मेरे को आपसे पढ़ना है, मुझे ये। तो मैं उनकी हर एक फीचर को क्या क्या कर रही हूँ, क्वालिफाई कर रही हूँ, नीड को फुलफिल कर रही हूँ। तो अगर बायर्स ऐसे हैं जिनकी फीचर्स, जिनकी ख्वाहिशें ही अलग है, तो वो कॉस्ट लीडरशिप में हमारे पास नहीं आने वाले। तो हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, बस अब हमें क्या करना है, इसके एडवांटेज पढ़ने हैं और डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द डिसएडवांटेजेस। अगर मैं देखूं तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट कौन सा, इमिटेट का, मतलब रिस्क से उठ के आ गया ये वाला पॉइंट, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, सक्सेसफुल ओनली इफ द फर्म कैन अचीव हाई सेल्स, राइट। अगर कंपनी सोचो एक तो सेल्स कम कर रही है, ऊपर से प्राइसिंग भी कम करके रखी है, सेलिंग प्राइस, मुनाफा आएगा ही नहीं, और अगर मुनाफा नहीं आएगा तो वो ज्यादा देर तक मार्केट में टिक ही नहीं पाएगा। तो उसको अपनी सेल्स को हाई रखना पड़ेगा ताकि पर यूनिट मार्जिन तो कम हो, बट टोटलिटी में जो मार्जिन उसको आता है वो उस पर अपनी कंपनी को चला सके। नेक्स्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप द कॉस्ट वेरी लो। ऑब्वियसली जैसे वॉर चल रहा है, काफी चीजों के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, लोहे के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, तो बहुत मुश्किल है अपनी कॉस्ट को कम रखना। नेक्स्ट, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट थ्रेट। आजकल तो हर चीज की टेक्नोलॉजी नई नई आ जाती है, तो अगर आप टाइम टू टाइम अपने आपको अपग्रेड करना चाहेंगे तो आपको पैसे डालने पड़ेंगे टेक्नोलॉजी के अंदर, एंड इट विल अट्रैक्ट दी कॉस्ट। तो ये हमारे क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। इन सारे डिसएडवांटेजेस देखा जाए तो आपकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, आपकी जो कॉस्टिंग के बारे में उसने बोला कि आप जो है कम कॉस्ट नहीं रख पाएंगे। कब कब नहीं रख पाएंगे, जब जो है बगल वाला आपकी स्ट्रेटजी को इमिटेट कर ले। अगर आप हाई सेल्स नहीं करते तब भी नहीं कर पाएंगे। अगर लॉन्ग रन की बात कर पाऊं तब भी आप अपनी कॉस्ट को कम नहीं रख पाएंगे। और अगर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहे बहुत जल्दी जल्दी, तब भी आप अपने प्राइस को कम नहीं रख पाओगे। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द एडवांटेजेस।
मतलब कि अगर कोई कंपनी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी लगाती है और मैं बात करूं कि क्या वो फिर भी सरवाइव करेगी मार्केट में, तो उसने कहा बिल्कुल सरवाइव करेगी। तो उसने बोला कि इट विल रिमेन प्रॉफिटेबल, इट विल रिमेन प्रॉफिटेबल। जबकि मैं आपको ये 500 पॉइंट में टेस्टिंग कर सकता हूँ। क्या बात बोली, ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी ना आपने कंट्री डिलाइट कंपनी का नाम सुना होगा। कंट्री डिलाइट जो है दूध बेचती है, नई नई आई है ये आजकल मार्केट में। तो कंट्री डिलाइट के अंदर ना वो आपको एक टेस्टिंग किट देते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है ना दूध को टेस्ट कर लो, हमारा दूध बिल्कुल प्योर है ना, हमारा दूध क्या है बेटा, बिल्कुल प्योर है। तो वो आपको क्या देते हैं, टेस्टिंग किट देते हैं। तो सिमिलरली वो कहते हैं कि जब हम बात करते हैं ना कॉस्ट लीडरशिप की, तो वो कहते हैं कि तो बहुत एडवांटेजेस है, बहुत प्रॉफिटेबल है, चाहे आप इसकी टेस्टिंग कर लो। तो हमने टेस्ट करके देखा कि पोर्टर ने ही 5 पॉइंट दिए थे, हम इस पर टेस्ट कर लेते हैं। तो ये क्या है, 5 टेस्टिंग पॉइंट है जिस पर ये खरा उतरेगा और बोलेगा मैं तो एडवांटेज का भंडार हूं, भंडार। चलिए तो एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट अबाउट द राइवलरी। राइवलरी में ये सारे पॉइंट पढ़ाने से पहले ना बेटा आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। अगर आपने पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसको ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है इसको टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो डू नॉट फॉरगेट टू कवर द टॉपिक ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल बिफोर यू कमेंस विद द एडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। चलिए अब बात करते हैं राइवलरी की। राइवलरी क्या होती है, राइवलरी का मतलब होता है हमारे जानी दुश्मन। कौन है हमारे जानी दुश्मन, कहते हैं अगर हमारे जानी दुश्मन की बात करें तो भैया हमारे तो प्रोडक्शन और सेल्स का प्राइस कैसा है, लो ही है, बात ही खत्म भैया, हमारी कोई प्राइस वॉर ही नहीं है, हम तुमसे जो है कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम तो सस्ता बना रहे हैं और सस्ता बेच रहे हैं। आगे बात करते हैं बायर्स की। हमने पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल में पढ़ा दैट बार्गेनिंग पावर ऑफ दी बायर, बायर के पास एक बार्गेनिंग पावर होती है। तो हमने कहा कि बायर्स के पास बार्गेनिंग पावर होती है, बट वो बायर तो है वो हमसे बार्गेन ही क्यों करेगा, क्योंकि हम तो वैसे ही सस्ते पे दे रहे हैं, तो बायर तो हमारे ही प्रोडक्ट लेगा, बार्गेनिंग की कोई बात ही नहीं है। और हमने बात की थी ना प्राइस सेंसिटिव बायर्स की, वो तो हमारे पास ही आने वाले हैं, तो बायर का ठेका तो आप मत ही लो, आप टेंशन ही मत लो बायर की, तो वो सब हमारे पास आने वाले हैं। अब बात करते हैं सप्लायर की। हमने पढ़ा था बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। सप्लायर मतलब जहां से हम माल खरीद के लाते हैं। अब क्या होता है, सप्लायर कहता है अच्छा तुम बड़े शाणे बन रहे हो, या फिर उनसे बोलता है कि अच्छा अगर मैं तुम्हारा कॉस्टिंग इंक्रीज कर दूं, सप्लायर जो हमें माल दे रहा है, अगर मैं उसको ही इसका ही प्राइस इंक्रीज कर दूं, तो तुम सस्ते पे कैसे बेच पाओगे। तो उसने बोला कि हम सोनाली मैम की तरह हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करके चलेंगे, हम खुद सब कुछ सह लेंगे, बट आपके ऊपर दिक्कत नहीं आने देंगे। मतलब कि हमने बोला कि लेट सपोज कि कोई प्रोडक्ट था जो कि 100 रुपए पे हमारा बनता था, ठीक है, और उसमें मटेरियल लगता था बेटा सपोज करो 10 रुपए का, ठीक है, इसमें से 10 रुपए किसके थे बेटा, मटेरियल के थे, 10 रुपए मटेरियल के। पीछे से कहते हैं मटेरियल महंगा हो गया, 10 की जगह 12 हो गया। अब हमारी कॉस्टिंग कितनी आएगी, अब हमारी कॉस्टिंग आएगी 102 रुपए, ठीक है। मान लो मेरा सेलिंग प्राइस था 120 रुपए। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं अपना 120 का 120 ही रख रही हूँ, मतलब कि मैं तुमसे कम ही पैसे चार्ज करूंगी, बट अब क्या है मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन क्या कर लूंगी, कम कर लूंगी। मैं कम खा के खुश हूं, तुम मुझे कम प्रॉफिट मार्जिन 18 रुपए का दे देना, मेरा मार्जिन जो है 20 से 18 हो जाएगा, कोई बात नहीं। मतलब कि अंदर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी आई एम रेडी टू अब्सॉर्ब द इंक्रीज इन प्राइस बिफोर द प्राइस इंक्रीज टू द कस्टमर। पहले मैं एब्जॉर्ब करूंगा, जितनी मेरी क्षमता होगी मैं करूंगा, और उसके बाद ही अगर लगेगा कि मुझसे अब नहीं हो रहा है, तब मैं कस्टमर के लिए पैसा बढ़ाऊंगा। बात समझ आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द न्यू एंट्रेंट्स। आपको पता है पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल के अंदर न्यू एंट्रेंट से भी हमें थ्रेट है, राइट। तो उसने बोला कि ठीक है थ्रेट है, बट अगर हम एग्जिस्टिंग लोग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को अपना रहे हैं, तो नए वाले जो लोग हैं ना वो क्या कर पाएंगे, वो इस हमारी इंडस्ट्री में आकर सस्ते पे नहीं बेच पाएंगे और उस एफिशिएंसी से नहीं बेच पाएंगे, तो यार हम ही जीतेंगे। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछती हूँ। मान लो मैं एक एक्सपीरियंस फैकल्टी हूँ, मैं आपको सस्ते में क्लासेस दे रही हूँ, और मान लो कोई नया फैकल्टी आया वो भी आपको सस्ते में दे रहा है, आप किसके पास जाओगे, है ना मामला क्लियर, एक्सपीरियंस वाले के पास, है ना। तो वो यही कह रहा है, इसलिए हमारे को कोई खतरा नहीं है नई फैकल्टीज के आने से। अब आप बात करते हैं सब्स्टिट्यूट्स की। सब्स्टिट्यूट्स की बात भी हमने बोली कि भैया हम तो सस्ते पे माल बना रहे हैं, सस्ते पे बेच रहे हैं, कोई सब्स्टिट्यूट क्यों खरीदेगा, है ना, कोई सब्स्टिट्यूट पे क्यों जाएगा।
ओके, सो दीज वर दी 4-5 पॉइंट्स ऑफ एडवांटेजेस. सबसे पहले आपको मैं एक बात और बता देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 पॉइंट्स, राइवलरी एंड सब्स्टिट्यूट्स. इन दोनों पॉइंट में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. बेटा राइवलरी का मतलब होता है वो सामने वाला पर्सन जो है वो वही प्रोडक्ट जो है बेच रहा है जो हम बेच रहे हैं, ठीक है. और सब्स्टिट्यूट्स का मतलब है जैसे टी एंड कॉफी, वो टी नहीं बेच रहा है, वो क्या बेच रहा है, कॉफी बेच रहा है. पैसे उसके पास 10 रुपए ही हैं, या तो वो टी खरीद सकता है या तो वो कॉफी खरीद सकता है, जस्ट लाइक दैट. ओके, तो राइवलरी क्या होता है, सेम प्रोडक्ट में होता है, सेम सर्विस में होता है. सब्स्टिट्यूट सेम में नहीं होता, सब्स्टिट्यूट होता है. इस प्रोडक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट इन नेचर होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी. इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसमें हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा, एक ये इफेक्टिव कब हो सकता है ये पढ़ा, इसमें क्या क्या बातें इंक्लूड होती है ये पढ़ा, प्रोसीजर पढ़ा, रिस्क पढ़ा, उसके बाद एडवांटेजेस पढ़े एंड देन डिसएडवांटेजेस पढ़े. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आजकल एग्जामिनर जो है चैप्टर नंबर 5 से काफी केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है. अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आई एम रियली सॉरी, आप ये केस बेस्ड क्वेश्चन कवर अप नहीं कर पाएंगे. ओके, सो मेक श्योर आप इसको अच्छी तरीके से करें. थैंक यू सो मच. Okay, so hello people. Now we have to cover the differentiation strategies. तो हम पढ़ रहे हैं माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी, जिसमें कि स्ट्रेटजी नंबर 2 है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी. डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का मैंने आपको ओवरव्यू दिया था जब हम बात कर रहे थे अबाउट दिस टॉपिक इन द मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द जेनरिक स्ट्रेटजीज. तो मैंने आपको बताया था चीजें कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि यहाँ पर हम बायर के जो शौक होते हैं उनको पूरा करते हैं, उनकी जो यूनिक प्रोडक्ट्स को लेके उनकी नीड्स होती है उनको फुलफिल करते हैं, और वो हमें क्या देते हैं, एक प्रीमियम प्राइस देते हैं. और यहाँ पर हमारे बायर्स कैसे होते हैं, बायर्स होते हैं रिलेटिवली इनसेंसिटिव. मतलब अगर मैं कॉस्ट लीडरशिप के बायर्स से कंपेयर करूं तो यहाँ पर कैसे बायर्स होते हैं, रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव बायर्स होते हैं. ओके, तो यही बात जो है यहाँ के इस फर्स्ट नंबर पॉइंट में मीनिंग में कवर्ड है. वी कैन हैव अ लुक ऑन दैट. So it involves producing the unique products, charging the premium price, and targeting the relatively, what is relatively price sensitive buyers. Is that clear? तो कैसा है ये? The point is, it is giving us the opportunity to have our own needs to be fulfilled. अब उसने बोला दिस स्ट्रेटेजी रिक्वायर्स, अगर आप चाहते हो कि अब ये स्ट्रेटेजी इफेक्टिव बने तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए 2 चीजें. कौन कौन सी 2 चीजें चाहिए? सबसे पहले आपको चीजें चाहिए विच इज अ केयरफुल स्टडी ऑफ बायर्स नीड ऑब्लिक प्रेफरेंसेस. क्योंकि आप उनके शौक को पूरा करने के लिए जा रहे हो, आप उनके नीड्स को फुलफिल करने के लिए जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि हट करके उनको चाहिए. Then next, creating the customer loyalty by offering the special features. और फिर आप जो स्पेशल दे रहे हो उससे आपको कस्टमर का जो लॉयल्टी है उसको खरीदना चाहिए, ताकि आप उसको मार्केट में अच्छे खासे लोगों तक पहुंचा सको, क्योंकि आप फोकस करते हो ऑन द ब्रॉडर मार्केट. चलिए अब हम बात करते हैं दिस थिंग इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है ये. सबसे पहले चार्जिंग अ प्रीमियम प्राइस. भैया पैसे दो काम लो, पैसे दो प्रोडक्ट लो, मतलब प्रीमियम प्राइस दो तो जाके आपको क्या मिलेगी, इम्प्रूव्ड सर्विस मिलेगी, ग्रेटर कन्वीनियंस मिलेगा और मोर फीचर्स मिलेंगे. जैसे मान लो मैंने किसी सब्जी वाले को बोला कि भैया मुझे तो है तो रोज रोज यहाँ पे दरवाजे पे दे देगा सामान, तो यू नो दैट द कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस वुड बी एडेड टू दैट डिलीवरी. ओके, चलिए आगे बात करते हैं अबाउट द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन. मतलब कि आप अपना प्रोडक्ट दूसरों से अलग क्या बना सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट से क्या करती है, डिफर करती है. सबसे पहला है आप जो है इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सकते हैं. कैसा बना सकते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट, कुछ नया ला सकते हैं. सेकेंड इज लोकेशन एडवांटेज. आप उनको लोकेशन का एडवांटेज दे सकते हैं. जैसे कि आजकल मैं आपको बताऊं, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है कि आप घर बैठ के पढ़ाई करो, तो क्या दे रही है आपको, लोकेशन का एडवांटेज दे रही है. ठीक है,
या फिर नेम का रिकॉग्निशन है, वो भी एक डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है कि गुडविल इतनी है, आपका ब्रांडिंग इतना है, या फिर कस्टमर लॉयल्टी, वो भी हो सकता है। मान लो जैसे मेरे साथ है, अब बच्चे पढ़ते हैं, मेरे से पता होता है कि मैं सही पढ़ाती हूँ, और ये भी पता होता है कि मेरा रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं, मेरे हैंडमेड नोट्स जिनसे आप ये पढ़ रहे हो ये कितने ज्यादा वर्थ इट है। पैन इंडिया बेसिस पे कोई भी फैकल्टी इस टाइम पे हैंडमेड नोट्स जो है नहीं देता है, सब कुछ कंप्यूटराइज होता है। और साथ ही में जो बच्चे होते हैं मुझसे अपने डाउट्स पूछ पाते हैं, खुली किताब हूं मैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कस्टमर की लॉयल्टी मैंने गेन की है, तो मैं इस बेसिस पर भी अपने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती हूँ। नेक्स्ट इज प्राइसिंग। अगर कस्टमर को अगर आपको कस्टमर को आपकी जो प्रीमियम चार्जेस है वो भी अगर आइडियल वैल्यू लगती है कि नहीं, हाँ बात तो ठीक है, देखो हम भले ही 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं बट वी आर गेटिंग द सर्विस, दैट एक्स्ट्रा सर्विस ऑल्सो, जो कि उनको आइडियल वैल्यू लग रही है, तो वो देने को, खर्च करने को राजी हो जाएंगे। ओके चलिए, इसका न्यूमेरिक मैंने दे रखा है POP। ओके, वैसे मुझे POP से ना एक चीज याद आ रही है, एक था कार्टून था एक, बॉब, BOB, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। रिस्क मैंने वैसे याद करने का टेक्निक लिख दी, सेम एज कॉस्ट लीडरशिप, क्योंकि यहाँ पर रिस्क हमारे सेम ही है। सबसे पहला खतरा यही कि अगर हमने डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट को डाला, वो डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट बगल वाले ने भी डाल दिया, वो डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट बगल वाले ने भी डाल दिया, तो फिर फायदा ही क्या हुआ। नेक्स्ट इज बायर में शिफ्ट टू द स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। हमने कहा बायर को चाहिए ही नहीं, उनकी कुछ ख्वाहिशें ही नहीं है, जो मिल रहा है वो उसमें खुश है, उनकी कुछ ख्वाहिशें नहीं है, और वो लोकेशन के बेस को टेंशन नहीं ले रहे, नेम रिकॉग्निशन, ब्रांड पे नहीं जा रहे, सो दे आर वेरी हैप्पी विद द स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, और यू कैन से द लो वैल्यूड प्रोडक्ट। तो उस केस में ये जो स्ट्रेटेजी है वो फेल हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। एज आई मेंशन दैट इसके हमारे पास में कुछ एडवांटेज भी होंगे और कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो हमें सबसे पहले पढ़ना कि डिसएडवांटेज क्या होगा। सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है, इन द लॉन्ग रन, मतलब मैं अगर ज्यादा दिन की बात करूं, जैसे ज्यादा देर टाइम की बात करूं, 5 से 6 सालों में, कॉम्पिटिटर्स जो क्या है मार्केट में है वो क्या कर सकते हैं, मेरी यूनिकनेस को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो जो मेरी यूनिकनेस है शायद वो खत्म हो जाए, तो एक तो ये डिसएडवांटेज है। दूसरा, बायर्स में शिफ्ट टू द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये दोनों वही वाले पॉइंट है मैम, रिस्क वाले। हाँ जी, दोनों रिस्क वाले पॉइंट हैं। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, उसके बाद उसने बोला डिफरेंशिएटिंग फीचर्स इज नॉट वैल्यूड बाय कस्टमर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने बोला कि आप मुझसे रिकॉर्डेड क्लासेस लो, ठीक है, पेन ड्राइव लो, गूगल ड्राइव लो, कुछ भी लो, मैं आपको एक डिफरेंशिएटिंग फीचर दे रही हूँ कि आप मेरी क्लास में कभी भी मेरे को 1-to-1 फेस पे आके, फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, विद द वीडियो ऑन एंड द ऑडियो ऑन, आप आके मुझसे मेरी क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे मेरा आने की वेट करने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के 2 दिन का वेट करने की जरूरत नहीं। तो मैंने क्या दिया, मैंने डिफरेंशिएटिंग फीचर्स दिया अपने प्रोडक्ट के साथ में। बट मान लो वो बच्चे कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं, मैम हमें चाहिए नहीं, मतलब दे आर नॉट वैल्यूइंग दैट थिंग, तो फिर क्या ही कर लोगे ना, राइट। सो इफ द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर। मैंने बोला इस वाले पानी में मिनरल ज्यादा है, भैया ऐसा है प्याज बुझानी है, पानी दे दो, मिनरल्स की बात मत करो। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो स्ट्रेटजी है वहां पर कामयाब नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। एडवांटेजेस के लेके उसने बोला कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी भी रिमेन प्रॉफिटेबल है, चाहे मैं उसका कितना ही टेस्ट कर लूं। 5 बातों पे टेस्ट कर लेता हूं और तब भी मुझे पता चलेगा कि ये भी प्रॉफिटेबल है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट थिंग अबाउट द राइवलरी। कहता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो तो क्या है, वो तो डिफरेंशिएटेड है, पहली बात। और जो डिफरेंशिएटेड है ना वो किसी की भी बेसिस पर हो सकता है, जैसे कि POP में से कोई सा भी हो सकता है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज, मेरी ब्रांड का गुडविल, मेरा डिफरेंशिएटिंग फीचर, कुछ भी हो सकता है। तो कहता है कि भाई राइवलरी की माँ की आंख, कैसे कर लेंगे वो हमसे हमारे कस्टमर्स को जुदा, आएंगे कस्टमर हमारे द्वार के अंदर ही। तो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज हमने बोला बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर में हमने कहा जो हमारे पास प्राइस इनसेंसिटिव बायर्स है
वो तो नेगोशिएट नहीं करते, वो तो उल्टा इस पर्सपेक्टिव से आता है कि हम 10 रुपए एक्स्ट्रा देने को रेडी है, बट हमें प्रोडक्ट जो है ना अपने मतलब का चाहिए, हमारा सूट जो है ना बढ़िया सुंदर सा होना चाहिए, लाइक दैट। बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। तो हमने कहा क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंशिएटिंग फीचर्स दे रहे हैं और क्योंकि कस्टमर्स भी प्रीमियम प्राइस पे करने को रेडी है, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। तुम टेंशन बनाओ, हम क्यों टेंशन बनाए। नेक्स्ट इज योर एंट्रेंट, जो न्यू हमारे इंडस्ट्री में जो न्यू एंट्रेंट आएगा उसके बारे में उसने बोला कि एंट्रेंट को लेके भी टेंशन है। हमने बोला भाई बात ऐसी है, जो नया वाला एंट्रेंट है, जो भी कंपनी जो भी इंडस्ट्री में आएगा, वो हमारे प्राइस पे आकर शायद वो फीचर्स ना दे पाए, है ना। मैं आपको वो फीचर दे रही हूँ और एक कोई नया नवेला फैकल्टी है, वो आके आपको ये फीचर दे रहा है कि क्लास में आके आप डिस्कशन कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर आप हमारी पेन ड्राइव भी लेते हो, तब भी आप किसको चूज करोगे, मुझे चूज करोगे ना, ठीक है, राइट, लाइक दैट। नेक्स्ट इज और लास्ट पॉइंट इज द सब्स्टिट्यूट। उसने बोला सब्स्टिट्यूट ऑल्सो कांट रिप्लेस बिकॉज ऑफ द ब्रांड लॉयल्टी, और यू कैन से दैट एनी अदर डिफरेंशिएटिंग फीचर्स फ्रॉम द POP। तो hence we are done with the advantages and disadvantages। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज में हमने पढ़ा क्या, मीनिंग पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं, फिर हमने पढ़ा कि इसमें होता क्या क्या है, बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है कि बेसिस फॉर डिफरेंशिएटिंग क्या क्या हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। फिर हमने रिस्क पढ़े, फिर हमने एडवांटेजेस पढ़ा, और लास्ट बट नॉट लीस्ट फिर हमने क्या पढ़ा, डिसएडवांटेजेस। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी विच इज अ फोकस स्ट्रेटेजी। मैंने आपको फर्स्ट ही टाइम बता दिया था कि माइकल पोर्टर्स ने हमारे सामने रखी 3 जेनेरिक स्ट्रेटेजीज, कौन कौन सी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड द फोकस स्ट्रेटेजी। नाउ वी आर गोइंग टू कवर इन डिटेल अबाउट द फोकस स्ट्रेटेजी। जब मैंने आपको मीनिंग बताया था जेनेरिक स्ट्रेटेजी का, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने मीनिंग क्लियर किया था अबाउट द फोकस स्ट्रेटेजी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल की नीड्स को फुलफिल करते हैं, विच मीन्स फुलफिल द नीड्स ऑफ द नैरो मार्केट। एंड इसमें लोग कैसे होते हैं, व्हाट अबाउट द बायर्स, जैसे कि कॉस्ट लीडरशिप में बायर्स कैसे होते हैं, प्राइस सेंसिटिव। हमारे डिफरेंशिएशन में बायर्स कैसे होते हैं, रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव। बट यहाँ पर हमारे कस्टमर्स, यहाँ पर हमारे बायर्स कैसे होते हैं, यहाँ पर हमारे बायर्स होते हैं जिनकी नीड दूसरों से काफी अलग होती है, रिलेटिवली डिस्टिंक्टिव नीड। मतलब कि जैसे हमारे ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई, विराट कोहली हो गए, शाहरुख खान हो गए, ये लोग कहाँ हमारे सोसाइटी का पार्ट है भैया, ये तो अलग ही सोसाइटी है ना, अलग ही दुनिया है ना, इनकी अलग ही मार्केट है ना। तो ये फोकस करता है ऐसे लोगों की नीड्स और प्रेफरेंस को फुलफिल करने के लिए जिनकी नीड जो है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी, इट कंसिस्ट ऑफ द कस्टमर्स whose needs and preferences are distinctively different, मतलब दूसरों से काफी अलग है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मार्केट, डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर इसने बोला कि फोकस स्ट्रेटजी इफेक्टिव कब होती है, हमने पढ़ा कि कॉस्ट लीडरशिप कब इफेक्टिव होती है, फिर हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन कब इफेक्टिव होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि ये फोकस वाली स्ट्रेटजी कब अलग होती है। कहते हैं फोकस वाली कब सक्सेसफुल होएगी, जब हमारे पास में ऐसे कस्टमर होंगे जिनकी क्या है, डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस हैं, दूसरों से काफी अलग इनकी प्रेफरेंसेस हैं। और फर्दर जब जो है मिडियम साइज और स्मॉल साइज फर्म जो है वो कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को अपना रही होंगी ना, उस टाइम पे हमारे को मौका है कि हम नैरो मार्केट के बारे में फोकस कर दें और उसके बारे में एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस को लॉन्च कर दें। ओके, फिर उसने बोला सक्सेसफुल फोकस स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री सेगमेंट। उसने बोला कि अगर आप चाहते हो कि आप फोकस स्ट्रेटजी को ऑप्ट करो और उसके बाद में सक्सेसफुल बनो, तो आपको क्या चाहिए कि इंडस्ट्री सबसे पहले क्या होनी चाहिए, इट इज ऑफ द सफिशिएंट साइज। हमने कहा छोटी, हम ना नैरो स्कोप रखते हैं, हमारा ना नीश सेगमेंट होता है यहाँ पर, है ना, नैरो कैटेगरी है, कुछ ही लोगों की हम नीड्स को फुलफिल कर दे, ग्रुप ऑफ पीपल की। तो उसने बोला कि ये ग्रुप जो है ना इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि जिससे हम जो है ना कुछ कमा ही नहीं पाए, सो इट शुड बी ऑफ द सफिशिएंट साइज।
हैज ए गुड ग्रोथ पोटेंशियल, उस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ दिखनी होनी चाहिए, एंड उसकी जो सक्सेस है इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स, सक्सेस शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन, क्योंकि अगर किसी और से आपका कंपटीशन हो गया तो उसका मतलब फिर आप नैरो पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप नैरो मार्केट की बात ही नहीं कर रहे हो, फिर सीधी साफ सी बात है। ओके, नेक्स्ट इज द रिस्क। बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में कुछ रिस्क है, बात करें तो कॉस्ट में भी कुछ रिस्क है। हमें बात करनी है कि फोकस जब लगा रहे हैं तो उसमें क्या क्या रिस्क है। उसने बोला अगेन एक रिस्क है इमिटेड, हमने तो फोकस किया एक पर्टिकुलर ग्रुप पे, एक पर्टिकुलर सोसाइटी पे, दूसरे ने भी करना शुरू कर दिया, तीसरे ने भी करना चालू कर दिया, तो इसका मतलब चाहे बात करो कॉस्ट की, चाहे बात करो डिफरेंशिएशन की, चाहे बात करो फोकस की, इमिटेशन का टेंशन तो हमेशा है, कॉपी तो कोई भी कर सकता है। फर्दर वो कह रहे कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं टू द प्रोडक्ट विच इज डिजायर्ड बाय द मार्केट एज अ होल। मतलब कि अब ऐश्वर्या राय खुद ही कह रही है, दीपिका पादुकोण खुद ही कह रही है कि भैया मैं तो तुम्हारी तरह नॉर्मल गाड़ी में जाऊंगी, मारुति में जाऊंगी, होंडा में जाऊंगी, मैं तो मतलब दुनिया का ये सब कुछ छोड़ के, मोहमाया छोड़ के, मैं तो सब ऐसे ही रहूंगी, तुम्हारे जैसे ही रहूंगी, तो फिर नहीं करोगे यूज अपने चार्टर्ड प्लेन्स का, तो फिर बात ही खत्म ना, बात ही खत्म। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज हाउ टू अचीव द फोकस स्ट्रेटेजी, हाउ टू अचीव द फोकस स्ट्रेटेजी। उसने कहा फोकस स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, वो स्पेसिफिक एरिया कौन कौन से हैं जिनको कि कॉस्ट लीडरशिप ने या फिर कॉस्ट लीडर्स ने और डिफरेंशिएटर्स ने जो है अभी तक नहीं देखा। क्योंकि ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर कोई मार्केट का ऐसा सेगमेंट है जहां पे ऑलरेडी कॉस्ट लीडर्स बैठे हुए हैं, डिफरेंशिएटर्स बैठे हुए हैं, तो फिर आपको तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको अपना स्पेसिफिक एरिया चुनना पड़ेगा कि क्योंकि आपने बात करी अबाउट दी फोकस स्ट्रेटेजी जो कि फोकस करते हैं कुछ ही लोगों के ऊपर, तो आपको वो एरिया भी बताना पड़ेगा कि आप उसके किस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना चाह रहे हो। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं जो हूँ एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने बोला कि भाई मेरा स्पेसिफिक एरिया मैं चुनती हूँ ऐसे लोग, मान लो जो कि बेचारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पास नहीं हो पाते हैं, जो कि रह जाते हैं एंड उनका कॉन्जिक्यूटिवली काफी अटेम्प्ट हो जाते हैं, 6 से 8 अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो मैंने बोला कि मैंने क्या किया, आई हैव टू सेलेक्ट द स्पेसिफिक एरिया। तो अब मैं किस पे फोकस कर रही हूँ, मैं उन्हीं पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है। और बताती हूँ, जैसे मान लो आपकी हर साल अमेंडमेंट आती है, बिल्कुल मैम आती है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक अमेंडमेंट बैच दिया, मैंने कहा क्या अमेंडमेंट बैच दिया। तो ये बैच किसके लिए होगा, क्या सबके लिए होगा, क्या सबके लिए होगा, नहीं, ये ऐसे ही बच्चों के लिए होगा जो कि पिछले टर्म में पास नहीं हुए, जिनकी नीड्स क्या है, डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि वो कहते हैं कि हमें पूरा पूरा बैच नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, अमेंडमेंट्स चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट्स चाहिए। तब भी मैंने क्या स्ट्रेटेजी यूज करी, फोकस स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करी। अब उस फोकस स्ट्रेटेजी के लिए क्योंकि मैंने स्पेसिफिक एरिया को चुना है, तो मुझे चाहिए होगी बढ़िया से सुपीरियर स्किल्स, ताकि मैं मार्केट में उसको सर्व कर सकूं। क्योंकि देखो, अगर आपके प्रोडक्ट कुछ चंद ही लोग ले रहे हैं, आप नैरो मार्केट को सर्व कर रहे हो और आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो भैया नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज डेवलपिंग द इनोवेटिव वेज इन मैनेजिंग द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन हमने पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 2 के अंदर। सो वैल्यू चेन के रिस्पेक्ट में उसने बोला कि आपको नए नए आविष्कार करने पड़ेंगे कि आप जो है इनोवेशन कहां से लेके आते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ फोकस स्ट्रेटेजी। हमारे पास 2 तरीके की फोकस स्ट्रेटेजी है। फर्स्ट इज द फोकस कॉस्ट लीडरशिप एंड सेकंड इज द फोकस डिफरेंशिएशन। ध्यान से पढ़ेंगे इस बात को। फोकस कॉस्ट लीडरशिप का मतलब यह है कि हम नैरो मार्केट में हमेशा नैरो मार्केट में रहेंगे। देखो यहाँ भी नैरो है एंड यहाँ पर भी नैरो है। जब हम नैरो मार्केट में सस्ता देते हैं उसको बोलते हैं फोकस कॉस्ट लीडरशिप। जब हम नैरो मार्केट में सस्ता देते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोकस कॉस्ट लीडरशिप। और जब हम नैरो मार्केट में कुछ डिफरेंशिएट फीचर के साथ देते हैं उसको बोलते हैं फोकस डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, फोकस डिफरेंशिएशन। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मैंने आपको बताया अभी कि मान लो अमेंडमेंट्स आते हैं। अब जैसे अमेंडमेंट है, मैंने अमेंडमेंट का जो बैच है, मैंने कहा 1 रुपए में अमेंडमेंट का बैच, तो मैंने फोकस कॉस्ट लीडरशिप अपनाया, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि बैच जो है वो है एग्जाम्पल वर्थ रुपीज, एग्जाम्पल 500 रुपीज। मैं आपको चार्ज तो कर रही हूँ, अच्छा खासा प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रही हूँ, बट मैंने बोला कि इसमें जो है मैं आपको थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स या फिर आपके जो क्वेश्चंस है या फिर जो आपके पास्ट के क्वेश्चंस है मैं वो भी सॉल्व कराऊंगी।
और तो और मैं आपकी कॉपीज जो है, आप फेल हो गए, मैं आपकी कॉपीज भी चेक करूंगी, तो आई एम गिविंग सम डिफरेंशिएटिंग फीचर्स, है ना, बट इन द नैरो मार्केट, सो दैट आई कॉल इट एज अ फोकस डिफरेंशिएशन। ओके चलिए, अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस में सिर्फ दो के लिए पॉइंट्स है। राइवल एंड न्यू एंट्रेंट फाइंड डिफिकल्ट टू कम्पीट, ऑब्वियसली फोकस लगाना हर किसी के बस की नहीं है। ओके, डिफिकल्ट टू कम्पीट, इसीलिए हमारे पास में चाहे राइवलरी फर्म हो चाहे वो न्यू एंट्रेंट, वो हमारे फील्ड में आकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में बोला कि ऐसी फर्म जो कि इन लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाएगा, तो वो ऐसी स्ट्रेटेजी को अपना नहीं सकता। ऑब्वियसली अब हर किसी के बस की नहीं है ना कि कॉपीज को चेक करके उनको भेज दे। हर किसी के बस की नहीं कि एक एक कॉपी का एक एक लाइन पढ़ के उसके बारे में पर्टिकुलर स्टूडेंट को सामने बिठा के बताए, नहीं टाइम है किसी के पास में ना। तो ऐसी फर्म्स जो कि सच में कुछ जो कि डिस्टिंक्टिवली कॉम्पिटेंट नहीं है, वो इस फोकस स्ट्रेटेजी को नहीं अपना सकती। फिर उसने बोला कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा हाई होगी तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, शायद कई बार लोग जो है आपका चीजें नहीं ले। एंड इन द लॉन्ग रन मार्केट कैन बी टेकन ओवर, जिस इंडस्ट्री में आप हैं, आप जो कर रहे हैं, अगेन उस इंडस्ट्री में आगे सारे लोग टपक जाए टपक जाए टपक जाए टपक जाए टपक जाए टपक जाए, तो लॉन्ग रन में हो सकता है कि मार्केट में बहुत सारे कंपिटिटर्स आ जाए एंड आपको टेंशन हो जाए। सो दिस वॉज अबाउट द फोकस स्ट्रैटेजीज। तो हमने इसमें काफी पॉइंट्स को कवर किया। आई होप यू आर नाउ कवर्ड विद द पॉइंट्स एंड आई विश दैट यू शुड ऑलवेज डू द ICAI क्वेश्चंस। मैं आपको अगेन बता देना चाहती हूँ, इसी वाले क्वेश्चन पर बेटा, इसी वाले स्ट्रेटजी पर नवंबर 2020 में क्वेश्चन आया था, दैट वाज डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। एंड अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप जाइए फटाफट स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस कवर कीजिए और आप देखिए कि आप क्या सही स्ट्रेटेजी लगा पाते हैं या नहीं। अगर लगा पाते हैं तो आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपने सही जगह से क्लासेस ली है और आप रेडी है एग्जाम्स को लिखने के लिए। थैंक यू सो मच। चैप्टर का रिकैप करा रही हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 5 का फ्लोचार्ट मैंने आपको बनवाया था कल, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो आता है दैट इज द पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे जवाब देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि पोर्टर ने ये 5 फोर्सेस का मॉडल दिया, बट 5 फोर्सेस के मॉडल देने से पहले क्या उसने कोई स्टेप्स ही बताए थे कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए? कितने स्टेप्स थे? 3 स्टेप्स थे। क्या क्या स्टेप्स थे वो? आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट, ओके। आइडेंटिफाई क्या करते थे कि कौन कौन सी 5 फोर्सेस है ना, कौन कौन सी फोर्स लग रही है। उसके बाद में इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करते थे? डेंसिटी, हाउ डेंस द फोर्स इज, फोर्स ज्यादा वीक है या फोर्स स्ट्रांग है। दोनों दो चीजें मिक्स कर दी है। इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएशन करना है, जो फोर्स लगी है ना वो फोर्स स्ट्रांग है या वो फोर्स वीक है। ओके, determine whether you will be able to earn sufficient amount of profits, will be able to earn sufficient amount of profits। तो अगर आप प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पाए, अगर आप प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पाए तो क्या आप इंडस्ट्री में एंटर करेंगे? नहीं। या अगर आपको लगता है कि एग्जिस्टिंग ऑलरेडी आप इंडस्ट्री के अंदर हैं बट अब आगे आप प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पाएंगे तो आप आगे रहेंगे? नहीं रहेंगे। इज दैट क्लियर? एंड इसी को आगे बढ़ाते हुए जब हमने कहा आइडेंटिफाई द फोर्सेस जो कि आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, इसी आइडेंटिफिकेशन पे बेस हमने कहा कि हमारे पर 5 फोर्सेस क्या होती हैं? प्रेशर डालती है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स, rivals, new entrants।
बात समझ आई? कोई दिक्कत? ओके। अगर मैं न्यू एंट्रेंट के ऊपर एक बैरियर लगा दूं कि वो जो है अगर मेरे बिजनेस में आना चाहता है, मेरी इंडस्ट्री में आना चाहता है, और मेरी इंडस्ट्री है ज्वेलरी, तो क्या वो इजीली आ जाएगा? नहीं। बैरियर क्या होगा उसके लिए? वेरी गुड, द बैरियर वुड बी द कैपिटल रिक्वायरमेंट। एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? अगर मान लो मैं ये बोलूं कि पानी अगर पीना है ना तो जाके बिस्लरी का पियो, पेस्ट अगर करना था कोलगेट, जाके कोलगेट लेके आ, जाके बिस्लरी लेके आ। बोलने में कोलगेट आ रहा है, ला हम पेप्सोडेंट रहे हैं। सिमिलरली बोलने में बिस्लरी आ रहा है और ला वो मिनरल वाटर की बोतल रहा है, तो ये क्या, कौन सा बैरियर होगा? ब्रांड आइडेंटिटी। यानी कि ब्रांड की आइडेंटिटी इतनी बढ़ गई है कि अब कोई भी नया प्लेयर भी आ जाएगा ना, उसको भी हम क्या बोलेंगे? भैया बिस्लरी आ गया, बिस्लरी का ब्रांड आ गया। बात समझ आई? ओके। नेक्स्ट इज थ्रेट फ्रॉम दी बायर। बायर से क्या प्रॉब्लम है? बायर अपना आपको बहुत स्मार्ट, फुल नॉलेज है, वो रोज रोज शॉपिंग करते हैं, उनको सारा आइडिया है, तो फिर बायर का क्या बोलते हैं? पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे सब्सिट्यूट्स क्या है? अवेलेबल है। सेलर, ये तो थे हमारे बायर। अब हमारे सेलर जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, अगर वो सेलर क्या है हमारे लिए? क्रूशियल है, उसका हमारे पास कोई सब्सिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, तो मुंह मांगे दाम लेगा हमसे, और तो और नखरे भी दिखाएगा। सब्सिट्यूट्स, क्वेश्चन पूछती हूँ, टी एंड कॉफी आर नेस्कैफे एंड ब्रू आर एग्जिस्टिंग राइवल्स। सो कॉफी में ही दो कैटेगरी हुई ना, तो दो ये दोनों क्या हुए? एग्जिस्टिंग राइवल्स। ब्रू वर्सेस सनबीम, नई कॉफी आई थी, ये क्या हुआ? दैट इज अ न्यू एंट्रेंट। ये क्या है? न्यू एंट्रेंट। इज दैट क्लियर? तो हमारे को किस किस से थ्रेट है? सब्स्टिट्यूट से भी थ्रेट है, एग्जिस्टिंग वालों से भी थ्रेट है। डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट्स एंड एग्जिस्टिंग राइवल समझ में आया? Okay. Now talking about the profitability, basically, the very first point is identifying the forces. We have identified the forces, and together with that, now we have to evaluate how strong the force is. That would be dependent upon the question. वो बताएगा ना, जैसे सप्लायर तो मेरा बहुत सीधा है, बायर मेरा बहुत टेढ़ा है, जो भी बताएगा उसको इवैल्यूएट करेंगे अपन, एंड उसके बाद क्या डिटरमाइन करना है? प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने कहा कि ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, तो बताओ प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी? इंक्रीज हो जाएगी। मैंने कहा मेरे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ राइवल्स बहुत सारे हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? इसीलिए आपने देखा होगा हर सेंटेंस में क्या लिखा था? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो व्हेनेवर यू आर फ्रेमिंग द आंसर्स ना, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर आल्सो यूजिंग द वर्ड प्रॉफिटेबिलिटी। अभी न्यू एंट्रेंट की बात करते हैं, अब ये क्या करेंगे? ये भी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट डालेंगे। जैसे ही आएंगे मार्केट के अंदर, तो क्या होगा? इनके आने से सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड एग्जिस्टिंग रहेगी। सप्लाई बढ़ी हुई है, डिमांड एग्जिस्टिंग है, इसका प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इकोनॉमिक्स तो पढ़ी है ना, प्राइस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। प्राइस डिक्रीज होगा तो यानी मार्जिन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। At last the profitability is going to decrease. So ultimately you have to attach every pressure with the profitability. Am I clear? So अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर होता है, न्यू एंट्रेंट होता है, बट प्रॉफिटेबिलिटी का पॉइंट आपके आंसर्स में एब्सेंट रहा, then you are not going to get the full marks because the three steps वहां पे लगने ही चाहिए। इवैल्यूएशन जब लगेगा जब कोई केस स्टडी होगी, अदरवाइज इवैल्यूएशन नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ next is Michael Porter's generic strategies. Generic strategies. So how many generic strategies do we have? Three. How many? कौन सी? Cost leadership and focus. Why they are being called as generic? These are general in nature. Since this is a business level strategy, so it can be pursued by any kind of business. Is that clear at the back? Okay.
So cost leadership में what is our objective? To be the leader on the basis of the cost. So if the question is saying कि भैया हम तो अपना राज चलाना चाहते हैं by providing the product at the lowest price. So वो क्या कौन सी strategy लगा रहा है? Cost लगा रहा है. Is that clear? Okay. Now if the question is saying that no, I am going to provide my customer with a unique product. With a unique product and by charging a premium price. That would be a differentiation. Okay. Now talking about the kind of the customers we attract. Customers. यहाँ पर होता है price sensitive. ऐसे लोग जो 1-2 रुपए के बढ़ने घटने से अपनी पतली गली से निकल लेते हैं. उन्होंने कहा कि अच्छा अब ये सस्ता पड़ा रहा है, चलो छोड़ो उसकी क्लास कर लेते हैं, फर्क ही क्या पड़ता है. These people highly differentiate. These people are not brand obsessive. उनको ब्रांड का कोई ऑब्सेशन नहीं होता है, उनको बस पानी से पीने से मतलब है. रेल नीर मिल जाए तो रेल नीर पी सकते हैं और बिस्तरी मिले तो बिस्तरी पी सकते हैं. These are not brand conscious buyers. Is that clear? तो क्या बोलते हैं इनको? प्राइस सेंसिटिव, यानी कि प्राइस के घटने बढ़ने से इनको फर्क पड़ता है. अब बात करते हैं प्राइस इनसेंसिटिव बायर्स की. अरे तुम तो सच्ची में साफ साफ बोल रहे हो, बहुत बढ़िया. द वर्ड इज रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव. तो प्राइस सेंसिटिव का मतलब होता है प्राइस के बढ़ते घटने से फर्क नहीं पड़ता. और क्यों ही पड़ेगा? जब प्रीमियम प्राइस देने को राजी हैं तो ये कहाँ जाएंगे? ये तो हमारे पास ही आएंगे ना. और द वर्ड रिलेटिवली रिप्रेजेंट्स इन कंपैरिजन टू, यानी कि इतने भी इनसेंसिटिव नहीं है कि आप इनसे 2 करोड़ मांगोगे तो 2 करोड़ देकर चले जाएंगे. बात समझ आई? ये वाली बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ. भव्या, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ओके. सो डिफरेंशिएशन के अंदर, कॉस्ट लीडरशिप के अंदर कस्टमर्स के ऊपर ये वाली कहानी थी. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट द मार्केट सेक्शन, so in both the cases we have broader or we can say the wide market. So that is why you have to always analyze this thing first into the question, what type of market is being pursued. So if the market is narrow in nature, then that would be focus. If the market is wider in nature, that means I'm talking about public in general. That would be a broader or the wider market. Say for example, अगर मैं बोलती हूँ कि मैं ना क्या बनाती हूँ, जैसे वो ऐसा बड़े बड़े मंत्री लोग होते हैं ना, तो मैं क्या बनाती हूँ, उनके लिए मेरी एयरलाइन स्पेशल चलती है. सिर्फ उनको मैं बिठाती हूँ, ऐसा बहुत सुंदर सा एयरक्राफ्ट है मेरा, सीट्स इतनी कंफर्टेबल है. तो ये क्या हुआ? फोकस स्ट्रेटजी. दैट मींस आई एम फोकसिंग ऑन द लीडर्स एंड आई एम मेकिंग दैट एयरक्राफ्ट available to only those category of the people. That would be focus. Now, if I'm saying that I am having an aircraft and I am actually selling the prices, actually I'm selling the seats at the lowest prices, like as Indigo, that would be cost leadership. If I'm saying I'm going to provide you with extra features like good hospitality, like as Vistara, so that would come under the differentiation category. So the very first thing which you people have to determine in the class in the question is टाइप ऑफ मार्केट. अगर आप मार्केट को पहले आइडेंटिफाई करते हो तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस ही नहीं है. अगर आपने अपने आप को इस पछड़े में पाल लिया ना, प्राइस सेंसिटिव, प्राइस इनसेंसिटिव, प्राइस मतलब कस्टमर कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, सैनिटाइज है या यूनिक प्रोडक्ट है, अगर आपने इसमें अपने आप को ढाल लिया ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. आपने सबसे पहले मार्केट के बारे में सोचना है. ओके. नाउ this narrow market is also known as niche. Is also known as niche. It is not like niche. It is niche. Okay. एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जवाब दीजिएगा. एक कंपनी है वो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करती है. एक कंपनी है वो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करती है, टारगेट करती है ऐसे कस्टमर्स को जो कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं. टारगेट करती है ऐसे कस्टमर्स को जो कि हेल्थ कॉन्शियस होती है. एक ऐसी डाइट कोक लेके आती है जो किसके लिए होती है? जो लोग शुगर इंटेक नहीं करना चाहते. सो टेल मी द टाइप ऑफ स्ट्रेटजी अडॉप्टेड. व्हाई? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं एक बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, लोगों के लिए बाइसाइकिल्स बनाती हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द जेंडर. मैं बाइसाइकिल्स बनाती हूँ. नाउ आई सॉ दैट
ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोविड सब लोग घर के अंदर थे, so सब लोगों ने क्या किया, बाइसाइकिल चलाने वगैरह सब बंद कर दी. So my sales were declining day by day. Now I thought I should change something in my strategy so as to increase my sales. So what I did, मैंने कहा कि मैं तो एक काम करती हूँ, अब कोविड के बाद सभी लोग घर के अंदर हैं, अब कोविड के बाद जब सब लोग घर से बाहर निकलेंगे तो मोटे हो चुके होंगे, तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, अब एक ऐसी बाइसाइकिल बनाती हूँ जो किसके लिए होगा, जो होगा फॉर स्पेसिफिकली द पर्पस, जिसमें कि लोगों को वेट लॉस करने का मौका मिले. बात समझ आई? उसकी फंक्शनैलिटी कैसी होगी, उसमें बैठने का पोस्चर कैसा होगा, ऐसा होगा कि लोगों का जो फिटनेस फ्रीक लोग है ना, फिटनेस फ्रीक वाले लोग जो है वो इस साइकिल को लेंगे. और साथ ही में मैंने क्या किया, मेरी नॉर्मल साइकिल की जो प्राइस थी उस साइकिल का प्राइस मैंने बढ़ा करके ₹8,000 कर दिया. नाउ टेल मी द टाइप ऑफ द स्ट्रेटजी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट लीडरशिप, यस और नो? वो तो है ही नहीं. ओके, अब बात आती है डिफरेंशिएशन और फोकस की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड अबाउट द मार्केट. मार्केट क्या है? हाँ, मार्केट क्या है? फिटनेस फ्रीक. वो साइकिल स्पेसिफिकली किसके लिए है? फिटनेस फ्रीक वालों के लिए. नॉर्मल लोगों के लिए साइकिल है क्या? अगर मैं यही साइकिल का प्राइस इसमें ही कोई एडिशनल फीचर लगाती और पैसे ले लेती तो वो क्या होता? डिफरेंशिएशन. अभी क्या कर रही हूँ, किसको टारगेट कर रही हूँ? बात समझ आई? अगर मैं इसी में बोलती कि नहीं, मेरी साइकिल में दो चीजें मैंने ऐड कर दी है, आई एम चार्जिंग द प्रीमियम प्राइस, तो वो क्या होता? डिफरेंशिएशन. और अब ये क्या है? दिस इज अ फोकस स्ट्रेटजी. एम आई क्लियर? कोई दिक्कत? सो यू हैव टू ट्रस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट कि मार्केट क्या है. राइट? डन 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 डन. क्लियर? आई थिंक कि आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आ गया होगा. थोड़ा आगे चलते हैं. टॉकिंग मोर अबाउट द फोकस स्ट्रेटजी. सो फोकस इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन सा? फोकस कॉस्ट एंड फोकस लीडरशिप. अरे फोकस कॉस्ट एंड फोकस डिफरेंशिएशन. रात भर सोई नहीं ना तो ऐसा, इसीलिए ऐसा हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया. तुम नहीं सोया? हाई फाई. तुम भी नहीं सोया? हाँ, हाई फाई. आजा आजा. We are going to create some history. Yes. हाँ, तुम सब सोए नहीं ना, तो तुम पढ़ रहे थे ना, मतलब काम कर रहे थे ना. हाँ, फिर ठीक है. पता लगे फोन चला रहे हो. So I was also busy. चलिए. सो फोकस के अंदर दो पार्ट, फोकस कॉस्ट एंड फोकस डिफरेंशिएशन. ध्यान से मेरी बात सुनना. मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई देखो बात ऐसी है, अगर मैं मेरे नीश मार्केट में कॉस्ट को लो करके दूं, दैट वुड बी फोकस कॉस्ट. एंड मैं अगर मेरे नीश मार्केट में कुछ एडिशनल फीचर्स या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ला के दूं तो वो क्या हो जाएगा? फोकस डिफरेंशिएशन. एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी कोका कोला के बारे में बताया, दैट इज अ काइंड ऑफ डाइट कोक. तो बताओ, नॉर्मल कोक और डाइट कोक में बात करते हैं. अब बताओ मुझे, जो डाइट कोक है वो डाइट कोक कैसी है? आपने कहा ना डाइट कोक वाला एग्जाम्पल फोकस है, मैंने एग्री कर दिया. अब फोकस के बारे में आगे चलते हैं. फोकस में वो कॉस्ट है, वो डिफरेंशिएशन है. डिफरेंस थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करता है ना नॉर्मल कोक से, और क्या देता है आपको? प्रोडक्ट देता है कि नहीं देता है? तो वो क्या हो गया? फोकस डिफरेंशिएशन. अब एग्जाम की बात सुन लो ध्यान से. सबसे पहले आप डिटरमाइन करोगे कि फोकस है कि कॉस्ट लीडरशिप है या डिफरेंशिएशन है. अगर आपको साफ साफ दिख जाए कि फोकस में डिफरेंशिएशन है तो फिर क्या लिख दीजिएगा? फोकस डिफरेंशिएशन. साफ साफ जब दिख जाए, अगर आपको ₹1 का भी शक हो रहा हो ना, बट आप इस बात पे क्लियर हो कि फोकस तो पक्का ही है, तो खाली फोकस लिख दीजिएगा. कम से कम मार्क्स नहीं घटेंगे आपके. बात समझ आई? बात करते हैं फोकस कॉस्ट की. फोकस कॉस्ट की बात करूं तो अगर आपने सुना हो, देयर इज एन आउटलेट कॉल्ड एज, फर्नीचर का आउटलेट है आइकिया. वेरी गुड, आइकिया. यहाँ पर फर्नीचर मिलता है. अब फर्नीचर का जो मतलब यू नो द फोकस ऑफ द कंपनी, जो कि यहाँ जिस टाइप का फर्नीचर यहाँ पे मिलता है ना,
वो फोकस करती है ऐसे लोगों पर जिनकी ना नीड्स एंड प्रेफरेंसेस दूसरों से अलग होती है। अगर आप आईके के शोरूम पे जाओगे ना, ड्रेसिंग टेबल्स अलग अलग तरीके की होंगी, फर्नीचर सारा अलग तरीके का होगा, ठीक है। तो आज जाना यूट्यूब पे देखना आईके के शोरूम्स, हमारे दिल्ली में तो नहीं है, मुंबई में है। मुंबई में बहुत यूट्यूबर वगैरह जो है ना बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। तो आइकिया के अंदर ना फर्नीचर की कैटेगरी बहुत ज्यादा मिलती है एंड जो उसका प्राइस होता है ना वो बहुत ही कम रहता है। सो दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द फोकस कॉस्ट। ओके, आपको पता है आईके के ऐसे शोरूम पे आप जाते हो ना, तो आपको जैसे आपने मान लो टेबल खरीद लिया, अब उसके बाद आपको बिलिंग काउंटर तक आप पहुंच गए, आपकी टेबल वहां तक पहुंच गई, उसके बाद दे विल हार्डली बॉदर कि टेबल घर तक कैसे जाएगी। दिस यू हैव टू डिसाइड। दे डोंट प्रोवाइड यू एनी सर्विसेज बिकॉज दैट इज अ फोकस कॉस्ट। फोकस भी कर रहे हैं यानी कि नीश मार्केट है, सस्ता भी दे रहे हैं, आपको सारी सर्विसेज नहीं दे सकते ना। बात समझ आई? ओके, सो दैट इज अ फोकस कॉस्ट स्ट्रेटेजी। अब आपको मैं बताती हूँ कि एक और एग्जांपल इसका ऐसा फोकस कॉस्ट, फोकस कॉस्ट, हाँ अभी बताओ मेरे को, जो आईफोन है एप्पल, वो बताओ किस में आएगा? सोच के चलना, सोच के चलना, ध्यान से जवाब देना। क्यों? देखो डिफरेंशिएशन तो है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है ना। तो बेसिकली चार अपने पास है ना, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस कॉस्ट एंड फोकस डिफरेंशिएशन। ये दोनों तो आउट ही हो गए। अब ये दोनों डिसाइड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट। अब मार्केट के बारे में एनालाइज करो। फोकस की डेफिनेशन क्या कहती है? whose needs and preferences are distinctively different from others, that would be the focus differentiation। अब आइडेंटिफाई करना आ गया ना क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो ये था हमारा अबाउट ऑल द थ्री जेनेरिक स्ट्रेटजीज। मेरे बच्चों ने आज तक कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कराया, ठीक है। और आई गेस कि अगर आपने मेरे सारे सवालों को जवाब दिया ना, आप भी गलत नहीं करेंगे। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट व्हिच इज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। आप लोगों ने इसके अंदर एडवांटेज वगैरह कर लिए होंगे ना, वो सारे पोर्टल्स पर बेस्ड थे, है ना, वो कर लिए ना, कर लेना एग्जाम इस बारी। कॉस्ट लीडरशिप का डिफरेंशिएशन के एडवांटेज कर लेना इस बारी, बता रही हूँ। ओके, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। मैं आपसे पूछती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ कि सबसे बेस्ट आपके हिसाब से कौन सी स्ट्रेटजी है सबसे बेस्ट? फोकस कॉस्ट, ओके, डिफरेंशिएशन, ओके, फोकस डिफरेंशिएशन, ओके, हु सेड? ओके, कॉस्ट लीडरशिप। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपको प्रोडक्ट दूंगी डिफरेंशिएशन वाला यानी यूनिक फीचर्स के साथ, और मैं आपसे प्राइस चार्ज करूंगी अफोर्डेबल वाला यानी कि कॉस्ट लीडरशिप वाला, तो कैसा रहेगा? बोलो हाँ कि ना। एक कस्टमर के लिए बेस्ट क्या हो सकता है कि माल सस्ते पे मिल जाए और जो डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट था वो भी मिल जाए। बोलो हाँ कि ना। दैट इज द बेस्ट थिंग ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो आप जितना स्पेंड कर रहे हो ना, आपको उससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? थैंक यू, कोई बात नहीं, बाद में करती हूँ। डन। तो बेस्ट कॉस्ट के बारे में आपको एक आइडिया लग गया कि क्या चीज है। ओके, अब देखो ध्यान से सुनना। कॉस्ट लीडरशिप के अंदर हमारे बायर कैसे थे? प्राइस सेंसिटिव। डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे बायर कैसे थे? रिलेटिवली प्राइस सेंसिटिव। अब देखो बात ऐसी है कि जब मैं बात करती हूँ बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी की, यहाँ के बायर कैसे हैं?
यहाँ के बायर कहते हैं ना तो मैं प्राइस सेंसिटिव, ना तो मैं प्राइस रिलेटिवली इनसेंसिटिव, मैं पता है कौन, मैं हूं वैल्यू कॉन्शियस बायर, जिसको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। अब वैल्यू कैसे नापते हैं, वैल्यू कैसे नापते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। इकोनॉमिक्स तो पढ़ी होगी आपने। इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर कोई बंदा 1 रुपए स्पेंड करता है तो उसको 1 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। अब आप लोगों ने, मैंने आपको पहले भी बता रखी है चीज, आपने को एक आइसक्रीम के लिए पैसे खर्च करे 10 रुपए, पर आइसक्रीम खा के आपको ऐसा लगा वाह मजा आ गया, 15 रुपए की माफिक वाली आइसक्रीम का मजा दे दिया इस 10 रुपए की आइसक्रीम ने। तो यानी कि पैसे कितने खर्च करे, 10, सेटिस्फेक्शन कितना आया, 15 रुपए की आइसक्रीम के बराबर, 15 रुपए की आइसक्रीम के बराबर, यानी कि 15 यूटिल्स। सो इसका मतलब क्या है, द सेटिस्फेक्शन इज हायर देन द अमाउंट स्पेंड, that means the buyer is getting more value than whatever he is spending. So in this category our buyer is value conscious buyer. Basically उसको क्या चाहिए, जितना वो खर्च कर रहा है उससे ज्यादा चाहिए। तो ना तो वो सस्ते पे जाता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं सस्ते नहीं है, ना वो कहता प्रीमियम, ना 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 प्रीमियम प्राइस भी नहीं, मेरे को तो क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। वैल्यू कब मिलेगी उसको, जब जितना वो खर्च करेगा उससे ज्यादा उसे रिटर्न में मिलेगा। बात समझ में आई, बोलो हाँ कि ना। So that is the concept of the best cost provider strategy. I hope this thing is clear to you. Any issues as of now? चले रीड कर लेते हैं एक बारी। ओके क्या लिखा है, this is strategy emphasis on more value for money rather than purely cost or differentiation. MCQ लिखो इसके आगे, यानी कि ना तो ये प्योरली कॉस्ट पर बेस है, ना ही ये प्योरली डिफरेंशिएशन पर बेस है। क्लियर हो गया। आगे, इट फोकसेस ऑन वैल्यू कॉन्शियस बायर, उसी को देखो एक्सपैंड कर रहा है, वही चीजें हैं। अब सिनोनिम्स लगा लगा के आपको आंसर लिख के दे रहा है, रादर देन प्राइस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव। कैसे बायर होता है यहाँ पर, वैल्यू कॉन्शियस। इट इंक्लूड्स लोअरिंग द कॉस्ट but at the same time enhancing the features and the quality. यही तो एक कस्टमर के लिए बेस्ट कॉस्ट हुआ ना, कि पैसा कम देके ज्यादा देखने को मिल रहा है उसको। नेक्स्ट, दिस स्ट्रेटजी एंटेल्स, एंटेल्स का मतलब क्या होता है, एंटेल्स का मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स और इट एम्फेसिस ऑन selling products of the similar features and the quality as the rival product but at a lower price. Okay, यानी कि बेसिकली अगर मान लो विस्तारा की एयरलाइंस है, तो विस्तारा अपनी एयरलाइंस में जो हॉस्पिटैलिटी दे रहा है वो हॉस्पिटैलिटी सेम है उसकी, यानी कि फीचर्स क्या है उसके, सेम, सिमिलर और माइट बी अ बिट बेटर जस्ट, बट द प्राइस इज लोअर। कितने में मिल गई, 3,000 में फ्लाइट मिल गई। तो जो ऊपर की बात बोली है उसी को एक्सपैंड करने की बात कर रहा है। बेसिकली प्राइस तो कम हो रहा है और फीचर्स क्या हो रहे हैं, तो एटलीस्ट प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हो तो उतना होना चाहिए, या फिर उससे थोड़ा बेटर भी कर सकते हो, और भी बेटर करना चाहो और बेटर कर दो। मैंने आपसे कहा कि मैं मेरी क्लास के 10,000 रुपीज लूंगी, ठीक है, प्लस मैं आपसे 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा लूंगी फॉर दी स्पेशल मेंटरिंग अगर आपको चाहिए, तो ये कितना हो गया, 12,000। तो अब मैं इस 12,000 को प्रोवाइड किस पे करा रही हूँ, सस्ते पे प्रोवाइड करा रही हूँ। वो जो सस्ता है वो डिपेंड करते हैं कि मेरे राइवल्स कितने पे दे रहे हैं। बात समझ में आई। और मैंने कहा कि मैं पर्सनल मेंटोरिंग के साथ साथ आपको एक एक्सक्लूसिव और चीज प्रोवाइड करा रही हूँ। एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि मैं कॉपीज भी आपको दूंगी अपनी छपी हुई, मेरी मर्जी है, मैं फीचर कितने भी एड ऑन करती चली जाऊं, बट एटलीस्ट उतने फीचर्स तो दूंगी जितना मेरे राइवल्स दे रहे हैं, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत, इसको रीड कर देना तुषार।
यहाँ तक समझ में आया? और वापस ऊपर की बात रिपीट कर रहा है ना, ले दे के कॉपी पेस्ट चल रही है इसकी बातें। 3-4 वर्ड देते हैं, वैल्यू, वैल्यू कॉन्शियस बायर, लोअर कॉस्ट, बेटर क्वालिटी, इनहैंस्ड फीचर्स, बस वही सब चीजें चल रही हैं। सोया नहीं तू भी यार रात को? है कितने घंटे सोया? 5 घंटे सोया? 5 घंटे सो के भी यॉन कर रहा है? चल रीड कर आंसर। या तो हम फीचर्स सेम कर दें, पैसा लो कर दें, पार्ट 2, या फिर प्राइस वही कर दें और फीचर्स एनहांस कर दें। ओके, बेस्ट कॉस्ट। Now, in which category, my question to you, in which category Amazon falls? Best cost provider strategy. Okay? चलिए, so we are done with the chapter.